आज हम बात करेंगे बायोलॉजी चैप्टर 8 की मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ये चैप्टर छोटा तो है लेकिन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यह इस चैप्टर से हर बार एग्जाम में 5 या 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो बिना देरी गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अर्थात घरेलू पर्पज में जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वह किस प्रकार से सहायक होते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग करेंगे कि घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का महत्व। तो सबसे पहला है दूध एवं डेयरी उद्योग में। दूध एवं डेयरी उद्योग में सूक्ष्म जीव किस प्रकार से सहायक होते हैं। दूध के सूक्ष्म जीव कीटों के द्वारा अनेक उत्पादों जैसे दही, बटर, चीज, केफिर आदि का निर्माण करते हैं। और जो कीटोन प्रक्रिया होती है यानी कि कीटोन के लैक्टोबैसिलस नामक जीवार के द्वारा किया जाता है। ये जो प्रक्रिया होती है वो लैक्टोबैसिलस नामक जीवार के द्वारा की जाती है। और यहाँ से एक नंबर का भी प्रश्न बनता है कि कीटोन प्रक्रिया किस जीवाणु के माध्यम से किया जाता है। तो ये एमसीक्यू में भी इम्पोर्टेंट है, लैक्टोबैसिलस। और ये जीवाणु दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। आपको रट्टा नहीं मारना है, समझते हुए चलना है और एग्ज़ाम में 100% इसको लिख कराना है, क्योंकि हमने पहले भी बता दिया है यह प्रश्न वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। सेकेंड है डबल रूटीन के निर्माण में। जो डबल रोटी होती है जिसे पावरोटी के नाम से जानते हैं, डबल रोटी को ही उसमें सूक्ष्म जीव किस प्रकार सहायक होते हैं। डबल रोटी बनाने हेतु गूंथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं या खमीर जिसे बोलते हैं तो कीटोन के लिए डाली जाती हैं। और ईस्ट कोशिकाएं श्वसन के दौरान CO2 गैस मुक्त करती हैं तथा इसके द्वारा छिद्र का निर्माण होता है और इसी की वजह से यह फूल जाते हैं सब। इसलिए आपने देखा होगा कि जो पावरोटी होती है या जो ब्रेड होता है उसके अंदर मधुमक्खी के छत्ते जैसे छिद्र होती है जिसे हम चाय में डुबाकर मज़े से खाते हैं। इसमें जो छिद्र का निर्माण होता है वो CO2 गैस के मुक्त होने की वजह से होता है। आपने अपने घर में भी देखा होगा कि जो रोटी फूलती है वो CO2 गैस के कारण ही होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं प्रतिजैविक औषधि के निर्माण में। जो प्रतिजैविक औषधि के निर्माण में औषधि है ये अलग से भी प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाता है और 2024 में और 2023 में ये अलग से भी 2 नंबर का आया हुआ था। तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा विभिन्न प्रकार के ऐसे एंटीबायोटिक यानी कि औषधि तैयार किए जाते हैं जो अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों के वृद्धि को रोकते हैं। और ये प्रतिजैविक कवक जीवाणु आदि के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, रेमाइसिन, नियोमाइसिन आदि, यानी इन सब कवक के द्वारा यह तैयार किए जाते हैं। यानी कि जो भी एंटीबायोटिक बनते हैं, जितनी भी एंटीजैविक औषधियाँ होती हैं, ऐसे बहुत सारे इंजेक्शन तैयार किए जाते हैं। अभी कुछ समय पहले ही कोरोना काल में जो भी औषधियाँ बनी थी
जैसे कोवैक्सीन, कोविड-19, ऐसे बहुत सारे वैक्सीन हैं सब। और चेचक का जो टीका लगता है, यानी कि जितनी भी ये वैक्सीन तैयार किए जाते हैं वह सूक्ष्म जीवों के माध्यम से ही होता है। आई होप समझ में आ गया। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो प्रतिजैविक औषधि के निर्माण में सहायक होते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे कृषि के क्षेत्र में। कभी काल ऐसे भी प्रश्न पूछ देता है कि सूक्ष्म जीवों का कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार महत्व है। यानी कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। जैव उर्वरक क्या होता है? तो जैव उर्वरक को अभी हम लोग आगे समझेंगे। ये अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा पोषक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि करके पौधों की वृद्धि व विकास में सहायक होते हैं तथा मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा देते हैं, जैसे माइकोराइजा, राइजोबियम, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया आदि। यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि अलग से प्रश्न 2 नंबर का यह प्रश्न आता है। तो इस पर लोग विशेष ध्यान देंगे कि 2 नंबर का भी प्रश्न कई बार बोर्ड में आ चुका है। आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है, विस्तार में समझाइए। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक मतलब हाई लेवल पर, मतलब उच्च स्तर पर हम समझेंगे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका महत्व क्या है। तो लिखा गया है कि औद्योगिक स्तर पर सूक्ष्म जीवों का महत्व, जैसे कि अनेक सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, कवक आदि का उपयोग औद्योगिक स्तर पर भी किया जाता है। जिनमें से पहला है कि किण्वित पेय पदार्थ के रूप में, यानी कि जो भी कीटोन प्रतिक्रिया के द्वारा जो आपके कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, पीने वाले पदार्थ जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, वो क्या है कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। शराब उद्योग में ईस्ट कोशिकाएं कीटोन के द्वारा शर्करा के घोल को शराब में परिवर्तित कर देती हैं। इस प्रक्रिया में गन्ने के रस को एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि गन्ने के रस से भी शराब तैयार किया जाता है। कुछ तो महुआ के रस से भी शराब तैयार करते हैं तथा ग्लूकोज में सैकरोमाइसिस सेरेब्रेसी डालते हैं, जिससे शराब बनती है। समझते हैं रिएक्शन से, जैसे कि C12H22 O11 प्लस H2O, मतलब जब यानी कि जब गन्ने के साथ और पानी के साथ क्रिया कराएंगे यानी एंजाइम की उपस्थिति में, तो यह ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर लिखा गया है कि C6H12O6 ग्लूकोज और एंजाइम की मदद से कीटोन की क्रिया द्वारा इथेनॉल यानी C2H5OH में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में टूटता है। यानी जो C6H12O6 होता है ग्लूकोज, यदि हम इसको एंजाइम की मदद से कीटोन फिर दोबारा कराते हैं तो क्रिया होती है इथेनॉल C2H5OH में तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाती है। सेकेंड आपका है कि सिरका बनाने में, यानी सिरके के निर्माण के लिए शर्करा के घोल का माइक्रोडर्मा एसिटी या एसिटोबैक्टर
बैक्टर एसिटी जीवाणुओं के द्वारा किण्वन कराया जाता है। इसमें जो एथेनॉल होता है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एसिटिक अम्ल यानी कि मेथनोइक अम्ल और जल तैयार करता है। और जो एसिटिक अम्ल है सिरके की प्रमुख घटक होती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग औद्योगिक उद्योग में। ये गलती हो गया है, जहाँ पे औद्योगिक है वहाँ पर आप लोग तंबाकू कर लेंगे। यहाँ पर जहाँ पर लिखा गया औद्योगिक उद्योग में, तो यहाँ पर आएगा तंबाकू उद्योग में, ये सब सही कर लेंगे। यानी कि तंबाकू उद्योग में तंबाकू की पत्तियों में सुगंध एवं स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ जीवाणुओं जैसे कि बैसिलस गैक्थीरियम तथा माइक्रोकोकस कैंडिडेन का उपयोग करके किण्वन प्रतिक्रिया कराई जाती है और बच्चों को लत लगाने के लिए उसमें निकोटीन की मात्रा बढ़ाई जाती है। इसलिए जितने भी तंबाकू होते हैं या नशीले पदार्थ होते हैं उन्हें मीठा जहर कहा जाता है। यही रीजन है निकोटीन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये भी टॉपिक। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वाहित मल क्या है और वाहित मल के उपचार के विभिन्न चरण को लिखिए। हमने अब मेंशन नहीं किया है क्योंकि ये भी प्रश्न 100% आने वाला प्रश्न है। यह हर बार 3 या 4 सेट में आता है। बहुत बार तो यह 1 नंबर में पूछ देता है कि वाहित मल क्या है 1 नंबर में। तो समझते हैं कि शहरों, नगरों, कस्बों आदि के घरों एवं कार्यालय द्वारा निकाला मल मूत्र जो नालियों में बहता है उसे वाहित मल कहते हैं। यानी कि जो इतने भी कचरे होते हैं, मल मूत्र होते हैं, इंसानों द्वारा जो निकाले गए होते हैं, जो नालियों में बहते हैं, उन्हीं को हम लोग वाहित मल कहते हैं। और इनमें अनेक प्रकार के सूक्ष्मजीव होते हैं क्योंकि आपको पता है जहाँ पे कीचड़ रहेंगे, कचरे रहेंगे, वहाँ पर सूक्ष्मजीव अपने आप आ जाते हैं। तो जो मनुष्यों में विभिन्न प्रकार के रोग जैसे कि टाइफाइड, हैजा, पेचिस आदि उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाहित मल उपचार। तो वाहित मल उपचार की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। कभी काल तो यह ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कि वाहित मल उपचार की प्रथम उपचार को संक्षेप में समझाइए 2 नंबर का। या तो द्वितीयक पूछ लेगा या तो तृतीयक पूछ लेगा। तो प्रश्न अलग से भी बनता है, लेकिन यदि ये प्रश्न सब एक साथ आता है तो 5 नंबर का ही आएगा। पहले स्टार्ट करते हैं प्राथमिक उपचार। इन प्राथमिक उपचार यानी कि सबसे पहले जो पानी इकट्ठा होता है उसमें बड़े बड़े अपशिष्ट पदार्थ तैरने वाले होते हैं। तैरने वाले बड़े बड़े अपशिष्ट पदार्थ को छान लिया जाता है, जैसे कि पॉलीथीन हो गया, हल्के कचरे हो गए या फिर बोतलें, अन्य अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि कपड़ा हो गया। यानी कि जो बड़े अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें छान लिया जाता है और छानने के बाद पानी को थोड़ा सा मथा जाता है और धीरे धीरे कुछ समय के बाद जो मल होते हैं यानी कि जो ठोस होते हैं वह धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर जो पानी बचता है उसे सेकेंड प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, यानी कि सेकेंड टैंकर में भेज दिया जाता है। तो इस तरह से प्राथमिक उपचार होती है। समझते हैं इसे हम लोग।
कि इस चरण में मुख्यतः बड़े बड़े कणों को भौतिक क्रियाओं जैसे कि अवसादन, निस्यंदन आदि के द्वारा अलग किया जाता है और सर्वप्रथम तैरते हुए कूड़े को निस्यंदन के द्वारा हटा दिया जाता है और उसके बाद ग्रिट द्वारा मिट्टी तथा छोटे कणों को अवसादन के द्वारा अलग किया जाता है तथा इसके बाद इसे द्वितीयक उपचार के लिए भेज दिया जाता है। आप लोग इसे लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं द्वितीयक उपचार की। इस चरण में सूक्ष्म जीवों जैसे कि अक्रोमोबैक्टर, जगलिया आदि का उपयोग किया जाता है। ये जीवाणु अपघटन करते हैं तथा शैवाल इनसे उत्पन्न CO2 का प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न, यहाँ पर जो O2 लिखा हुआ है ये O2 अलग अलग O2 है, मतलब ऑक्सीजन जल को दूषित होने से बचाती है। इस क्रिया के बाद इसमें हानि रहित जीवाणु रह जाते हैं। ये था इसका सेकेंड प्रोसेस। और तीसरा आपका है तृतीय का उपचार। तो इस चरण में रासायनिक विधियों द्वारा नाइट्रोजन तथा फास्फोरस लवण का उरण किया जाता है और जो एक प्रदूषक के रूप में कार्य करते हैं तथा पानी को फिल्टर कर देते हैं और फिर इस जल को नदियों, झरनों आदि में छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से आपका ये तीनों उपचार हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि थोड़ा भी डाउट आपको हो तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बायोगैस, ये प्रश्न 100% आने वाला प्रश्न है। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में उतना हम नहीं कहेंगे। नेक्स्ट इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।